लंबा काफ़ी। हाँ जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर रही हूँ, ठीक है। हमारा एंटरप्रेन्योरशिप का आज 8th लेक्चर है और इस लेक्चर में आज हम फ्रेंचाइजिंग पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। अच्छा, मैं ये कह रही थी आपसे कि इसकी हैं तो स्लाइड्स कम ही, एडमिन लेकिन कौन है? ये एडमिन में आपके 3-4 लोग हैं यहाँ पर। अभी हमारे पास मिस सहरिश हमारे साथ अटैच्ड है, तो वो भी रिकॉर्डेड लेक्चर जो हम कर रहे हैं ये वो अभी लेक्चर भी सुन रही होंगी साथ साथ, ठीक है। तो वो उनकी ड्यूटी है, ओके ओके ओके। साथ साथ उन्होंने क्लासेस को देखना होता है कि लेक्चर्स आइदर अच्छा हो भी रहे हैं या नहीं हो रहे, ठीक है जी। जी मैम, पाकीज़ा समझ आ भी, गई समझ आ गई। ये जी कुछ जी, नहीं होती है मैम, निकल के साथ बैठी होती है। हाँ जी, समटाइम्स वो भी होती हैं, समटाइम्स मिस किरण होती हैं, तो इसी क्या? तरह। अच्छा हाँ जी, अब आने लग गए हैं हमारे साथ बच्चे भी और लोग भी अटैच हो रहे हैं, हम इनको साथ कर ही लेते हैं कनेक्ट। खदीजा आ गई हैं और पाकीज़ा आ गई हैं। चलें जी, अब हम फिर अपना फ्रेंचाइजिंग का टॉपिक स्टार्ट कर लेते हैं। अच्छा, मैं ये कह रही थी कि ये है तो स्लाइड्स कम ही, लेकिन इन स्लाइड्स में डिटेलिंग काफ़ी है। मैंने चीज़ें सिर्फ आउटलाइन की हुई हैं, उनसे रेलिवेंट इंफॉर्मेशन मैंने सारी नहीं डाली हुई। वो मैं आपको ओरली बताऊंगी और कुछ आपको खुद भी पढ़ने से समझ लग जाएगी। हो सकता है आपने फ्रेंचाइजिंग को पहले कहीं छोटा मोटा पढ़ा हो, ठीक है। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं कि फ्रेंचाइजिंग एक्चुअली होती क्या है। तो नॉर्मली आपने देखा होगा कि कुछ इंटरनेशनल ब्रांड्स जो हैं वो यहाँ पर उनकी आउटलेट्स आपने देखी होंगी। जैसे हम अगर फूड बिजनेस की तरफ जाएं तो हमारे पास सबसे बड़ी एग्जांपल जो है वो KFC, मैकडॉनल्ड्स, बर्गर किंग, सबवे और डिफरेंट इसी तरह के और काफ़ी ब्रांड्स हैं जो कि खाने पीने से रेलिवेंट है। उनकी यहाँ पर आपको शॉप्स नज़र आती होंगी जो कि एक्चुअली में फ्रेंचाइजीज हैं, ठीक है। वो फ्रेंचाइजीज की एक काइंड है। तो अभी हम पढ़ते हैं कि ये एक्चुअली में होता क्या है, यानी इन बिजनेस वर्ल्ड फ्रेंचाइजिंग क्या होती है। इसकी डेफिनेशन मैं पढ़ रही हूँ। अ सिस्टम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इन विच सेमी इंडिपेंडेंट बिजनेस ओनर्स पे फीस एंड रॉयल्टीज to a parent company in return for the right to become identified with its trademark, to sell its products or services, and often to use its business format and systems. अच्छा, इसके नाम से ही आपको पता चल गया है कि इसमें दो पार्टीज बेसिकली इन्वॉल्व होती हैं। एक फ्रेंचाइजर होता है और एक फ्रेंचाइजी होता है, ठीक है। यहाँ पे मेंशन नहीं है, आप इसको बेशक लिख लीजिएगा, ठीक है। एक फ्रेंचाइजर होता है और एक फ्रेंचाइजी होता है। फ्रेंचाइजी एक्चुअली वो पर्सन होता है जो फीस पे करके फ्रेंचाइजर से उसका बिजनेस नेम और उसकी प्रोडक्ट्स वो ले लेता है या खरीद लेता है फॉर सम टाइम पीरियड पेरेंट कंपनी से, ठीक है, फ्रेंचाइजर से। और उसके ट्रेडमार्क को, उसके नाम को वो ऑफिशियली खरीद लेता है कि वो उसके बिहाफ पर उसकी चीजों को सेल करेगा, लेकिन प्रॉफिट्स वो खुद ले रहा होता है, ठीक है। और सारे फॉर्मेट्स, बिजनेस फॉर्मेट्स और सिस्टम्स, इवन कलर स्कीम्स वगैरह, वो सारे फ्रेंचाइजर वाली ही अप्लाई करता है। तो बेसिकली ऐसा जो रिलेशनशिप होता है इसको हम फ्रेंचाइजिंग कहते हैं, ठीक है। आगे आ जाते हैं जी। फ्रेंचाइजिंग इज अ फॉर्म ऑफ मार्केटिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन इन विच द ओनर ऑफ अ बिजनेस सिस्टम, द फ्रेंचाइजर, grants to an individual or group of individuals, the franchisee, the right to run a business, selling a product or providing a service using the franchisor's business system. ठीक हो गया। सो इट्स वेरी सिंपल। मैंने भी जो स्टार्टिंग में आपको एग्जांपल दी उसमें भी यही होता है। अब KFC, मैकडॉनल्ड्स के जो ओनर्स हैं वो बाहर से उठ के तो इधर नहीं आ गए। उन्होंने यहाँ की जो लोग थे वो एज ए फ्रेंचाइजी काम कर रहे हैं। उन्होंने बाहर उनकी चेन के साथ राब्ता किया, उनको कुछ फीस पे की, कुछ रॉयल्टीज दी, ठीक है।
वो फी पे करने के बाद उन्होंने उनको ऑथराइज कर दिया कि आप हमारे नाम से ये बर्गर्स, उनमें ये मटेरियल यूज करके, ये कलर स्कीम यूज करके, ये प्रोडक्ट आपने या जो आपने सर्विस देनी है वो स्पेसिफिकली इस तरह की सर्विस इंटरनेशनल लेवल की आप प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, तो ऐसी सूरत में ऐसा रिलेशन जो होगा उसको हम फ्रेंचाइजिंग कहेंगे। ठीक है, अच्छा बेसिकली फ्रेंचाइजिंग की जरूरत क्यों पेश आती है? अच्छा ये बहुत छोटा छोटा था लिखा हुआ है, ये बहुत बड़ा हो नहीं सकता था, इसलिए इसको मैंने इस तरह से किया। आपको समझ नहीं लग रही होगी तो आप इसको बोल्ड कर लीजिएगा, बड़ा करके आप इसको पढ़ सकते हैं। ठीक है, या इसकी शेप्स की जो है वो शेप इसकी चेंज कर लीजिएगा, तब भी आपको नजर आने लग जाएगा। ठीक है, अच्छा इस रिलेशनशिप को बताने से पहले मैं आपको ये बताती हूँ, फ्रेंचाइजिंग की जरूरत इसलिए बेसिकली पेश आती है कि ऑलरेडी जो इस्टेब्लिश नेम होता है उसको फर्दर सेल करना ज्यादा कन्वीनियंट और इजी होता है एज कम्पेयर टू एक नया बिजनेस शुरू करने से। ठीक है, एंटरप्रेन्योरशिप में हमारा काम यही है ना कि हमने अपना बिजनेस करने की तरफ आना है, कि अपना बिजनेस जो बंदा कर सकता है वो किस तरह से कर सकता है। ठीक है, सबसे पहले हमने देखा कि अपने बिजनेस को करने के क्या क्या फायदे शायदे होते हैं। ठीक है, उसमें हमने ये देखा कि हम कौन सी टाइप का बिजनेस करें, और अब हमें उन्हीं टाइप्स में से एक टाइप हमें नजर आ रही है जो कि है फ्रेंचाइजिंग, जो कि ऑलरेडी एग्जिस्टिंग बिजनेस है उसको आपने बाय करना है। ठीक है, फ्रेंचाइजर से आपने रिलेशनशिप, उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लेना है फ्रेंचाइजिंग का, और उस कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू आप एक तरह से एक सेकंड ओनर बन जाते हैं। पेरेंट कंपनी आपको ये अथॉरिटी देती है कि आप उनकी प्रोडक्ट्स को या उनकी सर्विसेज को एज इट इज, जैसे वहां पर स्टैंडर्ड है उसी के स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग या मिनिमम कोई स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग आप उनको परफॉर्म करें। ठीक है, फिर उसके अकॉर्डिंग ही आपका जो है वो ये काम फर्दर आगे बढ़ता जाता है। अच्छा, इसका ये भी होता है कि समटाइम्स अगर वो जो मिनिमम स्टैंडर्ड्स इन्होंने मेंशन किए होते हैं, अगर उनको आप नहीं मीट करते हो, फ्रेंचाइजी अगर उनको मीट नहीं कर पाता, तो उस सूरत में फ्रेंचाइजिंग जो है ये खत्म हो सकती है, इसको डिसॉल्व भी किया जा सकता है। ठीक है, अच्छा अब इसमें फ्रेंचाइजर और फ्रेंचाइजीज का एक रिलेशनशिप यहाँ पे मेंशन किया हुआ है स्लाइड में। ठीक है, उसमें सबसे पहले है जी साइट सिलेक्शन, पहला एलिमेंट है साइट सिलेक्शन। तो फ्रेंचाइजर जो होता है ये ओवरसीज में भी बैठा हो सकता है और ये अप्रूव करता है साइट्स को। ठीक है, कि आपने कौन सी लोकेशन रखनी है। ठीक है, फ्रेंचाइजी को ये बताता है कि किस लोकेशन पे काम कर सकते हो आप, भैया कौन सी जगह पर आपने अगर फॉर एग्जांपल अगर लाहौर है तो लाहौर का जो सबसे ज्यादा फूड से रिलेवेंट अगर कोई रशी एरिया करंटली माने जाते हैं तो वो हमारे पास फूड स्ट्रीट है, हमारे पास MM आलम है, और हमारे पास गुलबर्ग वाली साइड में भी आपको बहुत से नजर आएंगे फूड से रेलेवेंट। इसके बाद आपको DHA में बहुत नजर आएंगे, आपको चप्पे चप्पे पे कोई ना कोई फूड चेन नजर आएगी। लेकिन सबसे ज्यादा जो आपको रेस्टोरेंट्स आपको इर्द गिर्द नजर आएंगे वो आपको नजर आएंगे MM आलम पे बहुत नजर आएंगे और फूड स्ट्रीट में बहुत नजर आएंगे। ठीक है, अनारकली वाली साइड पे जब आप जाएं उधर आपको बहुत से रेस्टोरेंट्स नजर आएंगे। लेकिन अभी जो नई तर्ज के बन रहे हैं और जो लेटेस्ट ब्रांड्स हैं वो आपको ज्यादा इधर MM आलम वाली साइड पे नजर आएंगे। तो फ्रेंचाइजर जो है वो साइट को चूज करने में अप्रूव करता है। ठीक है, प्रपोज तो फ्रेंचाइजी ही करेगा कि भैया ये साइट हमारे पास अवेलेबल है, यहाँ पर आपके नाम से मैं आउटलेट खोलना चाह रहा हूँ, तो वो आउटलेट फ्रेंचाइजर जो है उस प्लेस को, उस लोकेशन को अप्रूव करता है कि किस तरह की आवाम आएगी, किस तरह की पब्लिक और टारगेट ऑडियंस होगी, उसके अकॉर्डिंग वो साइट को सिलेक्ट करने में अप्रूवल देता है। इसके बाद आ जाता है जी डिजाइन। फ्रेंचाइजर आपको प्रोवाइड करता है एक नक्शा, कह लें आप, एक डिजाइन प्रोवाइड करता है कि भैया इस डिजाइन के इस तर्ज के अकॉर्डिंग ही आपने बनाना है। अच्छा, इधर अब मैं आपको एग्जांपल दूंगी कि जैसे
फूड चेन की हम बात कर रहे हैं, तो फूड चेन में एक बड़ा अच्छा जो नेम है वो हाउडी का है। हाउडी के बर्गर्स और स्टेक्स वगैरह काफी फेमस हैं इधर लाहौर में। तो इसकी 2-3 आउटलेट्स अभी करंटली लाहौर में हैं। इसके अलावा आउट ऑफ सिटी भी 1-2 जगह पे मैंने सुना है कि अभी इसकी नई आउटलेट्स बन रही हैं। ठीक है, तो अब इसमें इसकी एक वो काउ बॉय वाली इसकी फील है, जहाँ पे वो हैट्स और जिस तरह से वो शिप के ऊपर आपको नजर आते हैं ना, उस तरह से इसके डिजाइनिंग इन्होंने इस तरह से की हुई है। इसी तरह आप और दूसरे कई ब्रांड्स की तरफ जाएं तो उनमें भी आपको यही कुछ नजर आएगा। इवन अगर कोई इंटरनेशनल स्कूल्स के ब्रांड्स भी हैं तो उसमें भी वो डिजाइन आपको प्रोवाइड करते हैं कि इस डिजाइन के अकॉर्डिंग, इस कलर स्कीम के अकॉर्डिंग आपने अपने स्कूल को डिजाइन करना है या अपनी आउटलेट को डिजाइन करना है। ठीक है, उसके कंपैरिजन में जो फ्रेंचाइजी है वो पे करता है वो इम्प्लीमेंटेशन के लिए, डिजाइन की इम्प्लीमेंटेशन के लिए। ठीक है, आगे हमारे पास पॉइंट है एम्प्लॉयज। तो फ्रेंचाइजर जो है दैट विल मेक जनरल रिकमेंडेशंस एंड ट्रेनिंग सजेशंस। ट्रेनिंग समटाइम्स प्रोवाइड भी करता है फ्रेंचाइजर। ठीक है, ट्रेनिंग, प्रॉपर ट्रेनिंग्स प्रोवाइड करता है, आपको सजेस्ट भी करता है ट्रेनिंग्स के लिए। ठीक है, और इम्प्लीमेंट भी करवाता है और रिकमेंड भी करता है। इसके बाद जो फ्रेंचाइजी है एक्चुअली में वो हायर कर रहा होता है, हायर मैनेजर्स, और ये मैनेज खुद भी करता है और फायर भी करने का इख्तियार इसके पास होता है फ्रेंचाइजी के पास। क्योंकि एक्चुअली में तो फ्रेंचाइजी के पास भी तो एम्प्लॉयज होंगे ना, वो भी तो एम्प्लॉयज को रख रहा होगा ना इस रिलेशनशिप में फ्रेंचाइजिंग के। ठीक है, आगे और हमारे पास आ जाता है प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। तो जी फ्रेंचाइजर डिटरमिन करता है कि कौन सी प्रोडक्ट और सर्विस लाइन आप प्रोवाइड करने जा रहे हैं। ठीक है, और फ्रेंचाइजी जो है जब वो कोई मॉडिफिकेशन खुद नहीं कर सकता, आपको सिर्फ और सिर्फ फ्रेंचाइजर की अथॉरिटी से, उसके अप्रूवल से ही आप कर सकते हो। फ्रेंचाइजी उसी के अप्रूवल के साथ अपने प्रोडक्ट को थोड़ा बहुत मॉडिफाई कर सकता है लेकिन चेंज नहीं कर सकता। फॉर एग्जांपल अगर जब हमने फूड चेन की बात की है, तो अब यहाँ पर पाकिस्तान में जो मीट यूज होता है वो तो आपको पता है ना कि हलाल मीट यूज होगा। ठीक है, लेकिन अब्रॉड बाहर की कंट्रीज में अगर आप आ जाओ तो वहां पे हैमबर्गर्स मिलते हैं, उनमें डिफरेंट तरह के मीट्स यूज होते हैं जो कि हलाल नहीं भी होते। ठीक है, मुसलमानों के अकॉर्डिंग। तो इस चीज को वो मॉडिफाई कर, बेसलाइन मीट ही है, मीट से रेलिवेंट ही आप चीजें प्रोवाइड कर रहे हो। ठीक है, उसी का फूड आप प्रोवाइड कर रहे हो, लेकिन आप उसको मॉडिफाई कर सकते हो, आप स्पाइसेस को मॉडिफाई कर सकते हो। फॉर इंस्टेंस अब यहाँ पर पाकिस्तान में या जो हमारा इधर लोकल जो यहाँ का टेस्ट है वो कॉन्टिनेंटल खानों से थोड़ा डिफरेंट है। तो कुछ रेस्टोरेंट्स जो हैं वो आपको प्योरली कॉन्टिनेंटल टेस्ट भी देते हैं, जो कि वही फीका, और हमें वो फीका खाना लगता है क्योंकि हम स्पाइसेस वगैरह एक लार्ज क्वांटिटी में यूज करते हैं। इवन इंडिया भी का लार्ज क्वांटिटी में स्पाइसेस यूज करता है। इसी तरह बांग्लादेश हो गया और डिफरेंट कंट्रीज जो हैं वो अपने सोसाइटी और कल्चर के अकॉर्डिंग जो है वो स्पाइसेस यूज करते हैं प्रोडक्ट में। तो उसको देखते हुए फ्रेंचाइजी थोड़ा बहुत मॉडिफाई कर सकता है चीज को, लेकिन इंटायरली चेंज नहीं कर सकता। ठीक है, तो सर्विस लाइन और प्रोडक्ट को सेम तो सिमिलर रखना है आपने फ्रेंचाइजी ने, लेकिन उसको थोड़ा बहुत मॉडिफाई करने की इजाजत होती है। इसके बाद आ जाते हैं प्राइसेस। प्राइसेस कैन ओनली, अच्छा फ्रेंचाइजर सिर्फ रिकमेंड कर सकता है। ठीक है, फाइनल प्राइस सेट फ्रेंचाइजी ही करता है। अब जो यहाँ पर पाकिस्तान में जो बाइंग पावर है उसके अकॉर्डिंग फ्रेंचाइजी ही बताएगा कि कितना कितना जो है वो मैं प्राइस रखूं जो हमारे ऑडियंस को सही से टारगेट कर सके, जिसमें उसकी सेल्स बढ़ सके। ठीक है, आगे आ जाता है जी हमारे पास परचेजिंग। तो ये कुछ काफी थिन थिन सा लिखा हुआ है। इसमें ये लिखा हुआ है जी, एस्टैब्लिशेस क्वालिटी स्टैंडर्ड्स, प्रोवाइड लिस्ट ऑफ अप्रूव्ड
सप्लायर्स में रिक्वायर फ्रेंचाइजीज टू परचेज फ्रॉम द फ्रेंचाइजर। अच्छा, परचेजिंग वगैरह जो भी करनी है वो उसके लिए भी बताएगा, वो मेंशन करता है फ्रेंचाइजर कि ये आप इन इन जगहों से इन इन तरीकों से आप परचेजिंग कर सकते हैं, और वो परचेजिंग जो होगी वो किस स्टैंडर्ड की होगी, और समटाइम्स वो फ्रेंचाइजर से ही खरीदनी भी पड़ती है। ठीक है, फ्रेंचाइजी का क्या काम है जी, उसको मीट करने हैं क्वालिटी स्टैंडर्ड्स, मस्ट परचेज ओनली फ्रॉम अप्रूव्ड सप्लायर्स, मस्ट परचेज फ्रॉम सप्लायर्स इफ रिक्वायर्ड। ठीक है, आगे आ जाते हैं जी क्वालिटी कंट्रोल पे। ठीक है, तो क्वालिटी कंट्रोल को हमने जरूर देखना है। क्वालिटी हमने जरूर मीट करनी है, जो क्वालिटी फ्रेंचाइजर ने मेंटेन की होगी वही क्वालिटी फ्रेंचाइजी को भी मीट करनी पड़ेगी। तो जो फ्रेंचाइजर है वो क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को सेट कर देता है, और फर्दर फिर उसको इंस्पेक्शन वगैरह के लिए भी वो किसी भी टाइम फ्रेंचाइजी के पास जा सकता है। ठीक है, तो फ्रेंचाइजी का काम होता है कि वो क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को मेंटेन करे और अपने एम्प्लॉयज को उन स्टैंडर्ड्स को मीट करने के लिए ट्रेन करे, और उनको उसको इम्प्लीमेंटेशन को भी देखे। ठीक हो गया। सपोर्ट, तो जी फ्रेंचाइजर पूरी सपोर्ट प्रोवाइड करता है बिजनेस सिस्टम को चलाने के लिए, और एक्चुअली में तो फ्रेंचाइजी उसको ऑपरेट कर रहा होता है। ठीक है, तो डे टू डे बिजनेस तो उसी वही डे टू डे बिजनेस में वही इन्वॉल्व होता है जी। तो ये तो हमारा फ्रेंचाइजिंग का रिलेशनशिप था बिटवीन फ्रेंचाइजर एंड फ्रेंचाइजी। ठीक है, और उसके हमने थोड़े से एलिमेंट्स और पॉइंट्स थे, उनको हमने डिस्कस कर लिया। आगे हम आ जाते हैं टाइप्स ऑफ फ्रेंचाइजिंग। अच्छा जी, इसमें 3 टाइप्स है हमारे पास फ्रेंचाइजिंग की। एक है जी ट्रेड नेम फ्रेंचाइजिंग, एक है हमारे पास प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूशन फ्रेंचाइजिंग, और एक है प्योर फ्रेंचाइजिंग। ट्रेड नेम में क्या होता है जी, अ सिस्टम ऑफ फ्रेंचाइजिंग इन विच अ फ्रेंचाइजी परचेजेस द राइट टू यूज द फ्रेंचाइजर्स ट्रेड नेम विदाउट डिस्ट्रीब्यूशन पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स अंडर द फ्रेंचाइजर्स नेम। अच्छा, अब इसमें क्या होगा कि इसमें आपने सिर्फ नाम को खरीदना है, उसके अंदर क्या प्रोडक्ट्स होंगी या उससे मिलती जुलती प्रोडक्ट्स आप रख सकते हैं, लेकिन आपने सिर्फ नाम खरीद लिया है। ठीक है, फॉर इंस्टेंस मैंने KFC का नाम तो खरीद लिया है, लेकिन उसमें मैं बर्गर्स, पिज्जाज, विंग्स वगैरह के अलावा मैं उसमें कोई एक तीसरी प्रोडक्ट लाइन को भी अगर बाय कर सकता हूँ तो वो भी मेंशन होगा। फिर उस सूरत में होगा कि सिर्फ जी भैया इसने सिर्फ सिर्फ नाम खरीदा हुआ है, और उससे रेलिवेंट खाने पीने की जो भी चीजें होंगी वो मैंने अपने तौर पे उसमें ऐड ऑन कर लेनी है। इसके बाद आ जाता है हमारे पास प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूशन फ्रेंचाइजिंग। अच्छा, इसमें ये होगा कि जो सिर्फ प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूशन नाम भी आप खरीद लेंगे और आप प्रोडक्ट की डिस्ट्रीब्यूशन भी खरीद लेंगे, वो प्योर फ्रेंचाइजिंग होगी। लेकिन जिसमें सिर्फ आप प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूशन फ्रेंचाइजिंग होती है, जिसमें सिर्फ आप प्रोडक्ट से रेलिवेंट काम कर रहे होते हैं, आपने सिर्फ प्रोडक्ट खरीदनी है और बेचनी है ऑन द बिहाफ ऑफ फ्रेंचाइजर। ठीक है, इसमें एग्जांपल भी दी हुई है कि पेप्सी, कोको कोला वगैरह। बेच तो आप प्रोडक्ट ही रहे हैं, लेकिन आपने ये नहीं लिखना कि भाई कि मैं पेप्सी की ही शॉप हूँ, मैं पेप्सी कंपनी हूँ, ये नहीं आपने कहना। इसमें आपने सिर्फ प्रोडक्ट बेचनी है। ठीक है, अ सिस्टम ऑफ फ्रेंचाइजिंग इन विच अ फ्रेंचाइजर लाइसेंसेस अ फ्रेंचाइजी टू सेल इट्स प्रोडक्ट्स अंडर द फ्रेंचाइजर्स ब्रांड नेम एंड ट्रेडमार्क थ्रू अ सिलेक्टिव लिमिटेड डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क। हो गया। आगे आ जाते हैं जी प्योर फ्रेंचाइजिंग में। अ सिस्टम ऑफ फ्रेंचाइजिंग इन विच फ्रेंचाइजर सेल्स अ फ्रेंचाइजी अ कंप्लीट बिजनेस फॉर्मेट एंड सिस्टम, यानी जिसमें आपने ट्रेड नेम भी बेच दिया है और आप प्रोडक्ट भी अपनी ही बिकवा रहे हो, उसको हम कहेंगे कि वो प्योर फ्रेंचाइजिंग है। अच्छा जी, अब हम देखते हैं कि फ्रेंचाइजिंग की एक्चुअली में हमें जरूरत क्यों पेश आ गई, ऐसी क्या वजह थी कि हमें फ्रेंचाइजिंग करनी पड़ी। ठीक है, सबसे पहला हमारे पास जो फायदा है वो ये है कि ये है जी अब बिजनेस सिस्टम।
ठीक है। तो अगर एक बिजनेस ऑलरेडी इस्टेब्लिश्ड है, ठीक है, और बना बनाया, उसके सारे सिस्टम्स हमारे पास बने बनाए हैं, तो फ्रेंचाइजी जो है उसको सबसे पहला फायदा ये होगा कि एवरीथिंग इज प्रोवाइडेड, एवरीथिंग हैज बीन ऑलरेडी मेड, और सक्सेसफुल भी है वो ब्रांड नेम। उस सूरत में आपको फ्रेंचाइजिंग का काम सबसे ज्यादा बेहतर है। ठीक है, समटाइम्स ऐसे होता है कि आप अगर नया कोई बिजनेस खुद से लॉन्च करते हैं तो उसके सिस्टम्स वगैरह उतने डेवलप्ड नहीं होते, ना ही उसका इतना नाम होता है। आपको एक नाम शाम बनाने में एक अरसा लग जाता है, एक टाइम रिक्वायर्ड होता है। लेकिन फ्रेंचाइजिंग का काम करने से आपको बने बनाई सारी चीजें जो है वो प्रोवाइडेड होती हैं, और आप फिर उसी गाइडेंस के अकॉर्डिंग फ्रेंचाइजीज जो हैं वो सक्सेसफुल हो सकते हैं। और इधर उनका बेशक इंडस्ट्री में उतना एक्सपीरियंस नहीं भी है, फिर भी वो इस चीज को परसू कर सकते हैं। तो अगर तो किसी को ये खदशा है कि एक आपको बना बनाया सारा बिजनेस सिस्टम प्रोवाइड होगा, तो उस सूरत में फ्रेंचाइजिंग करना बहुत बेहतरीन है। ठीक है, इसके बाद आ जाता है जी मैनेजमेंट ट्रेनिंग एंड सपोर्ट। तो फ्रेंचाइजिंग का एक फायदा ये भी है कि आपको मैनेजमेंट ट्रेनिंग और सपोर्ट प्रोवाइड कर दी जाती है। ठीक है, आपको फ्रेंचाइजर जो होता है वो फ्रेंचाइजिंग में आपके पास ज्यादा चांसेस ऑफ सक्सेस होते हैं। ठीक है, आप अपने काम को इंडिपेंडेंटली करने की बजाय सारी जो सपोर्ट और ट्रेनिंग होती है वो आपको फ्रेंचाइजर प्रोवाइड कर रहा होता है। ठीक है, और अगर आप न्यू आउटलेट ओपन करते हैं तो आपको सारा काम जीरो से स्टार्ट करना पड़ता है। लेकिन फ्रेंचाइजिंग की सूरत में आपको फ्रेंचाइजर ट्रेनिंग प्रोग्राम्स में भी आपके साथ काम करता है, आपके साथ फॉलो अप ट्रेनिंग्स भी करता है, आपको कंसल्टेंसी भी प्रोवाइड करता है, और आपको डिफरेंट जो है वो वेल एस्टेब्लिश्ड फर्म्स के साथ आपके लिंक्स भी प्रोवाइड करता है, आपको सप्लाईज का भी बताता है, और आपके पास आप मतलब वो आपको एक पकी पकाई खीर प्रोवाइड कर देता है जिसको आपने आगे सेल करना होता है। ठीक है, तो वो आपको फुली सपोर्ट करता है, वो ट्रेनिंग आपकी डिफरेंट तरह के प्रोग्राम्स के थ्रू भी करवाता है। ठीक है, वो डे टू डे ट्रेनिंग भी हो सकती है, वो क्लासरूम ट्रेनिंग भी हो सकती है, वो साइट साइट पे भी इंस्ट्रक्शन वगैरह दे के कर सकता है। लाइक अगर आपने जैसे फॉरेन कंट्रीज में स्पेशली यूके में डोमिनोज पिज्जा और पापा जोन्स पिज्जा वहां पे बहुत ज्यादा फेमस है, उनके नंबर 2 पे आता है पापा जोन्स पिज्जा, वहां के पिज्जा आउटलेट्स में उनकी सर्विस इतनी अच्छी है। ठीक है, तो वो जब अपनी आउटलेट यहाँ पर ओपन करेंगे अगर, तो या उनकी यहाँ पर फ्रेंचाइज एक ओपन होती है, तो उसका ओनर आपको लोकल ही नजर आएगा, यानी वो होगा यहाँ का बंदा ही, यहाँ लाहौर का बंदा ही होगा, लेकिन वो सारे रूल्स रेगुलेशंस ट्रेनिंग्स और जो सर्विसेज वगैरह होंगी वो सारी वो वहां की प्रोवाइड कर रहा होगा, प्रोडक्ट भी वैसा ही होगा, बस उसमें लोकल स्पाइसेस आप कह लें या लोकल चीजों का फ्लेवर्स का टच वो आपको देगा, लेकिन ट्रेनिंग्स वगैरह आपको उसी से रेलिवेंट लेनी होगी कि जिस तरह की उनकी ब्रेड होती है उसी तरह की थिन क्रस्ट अगर ब्रेड है तो वो भी वैसी ही ब्रेड आपको बताएंगे, और जो जिस तरह का मिक्सचर जिस तरह की रेसिपी वो यूज कर रहे हैं एज इट इज आपको भी वो ट्रेन करेंगे कि वैसी ही रेसिपी वो आप भी यूज करें। हो सकता है कि आपके शेफ को ट्रेनिंग के लिए वो बुलवा लें या उसको आप वो ऑनलाइन ट्रेनिंग दे दें जिस तरह से आजकल हो रहा है। ठीक है, तो इट्स क्वाइट पॉसिबल कि फ्रेंचाइजर जो है वो आपको ट्रेनिंग प्रोग्राम्स के थ्रू आपको सपोर्ट प्रोवाइड करे। ठीक है, कुछ जो होते हैं वो स्टार्टअप पे ट्रेनिंग देते हैं फ्रेंचाइजर्स, और कुछ जो होते हैं वो ऑनगोइंग ट्रेनिंग्स भी आपके साथ ऑपरेशंस को स्मूथ करने के लिए आपको वो फर्दर और ट्रेनिंग्स भी प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तो इससे ये होता है आपका फायदा तो हो जाता है, लेकिन इन सब कामों की फीसेस होती हैं, इन सब कामों को करने के एक्सपेंसेस होते हैं जो कि फिर फ्रेंचाइजी को बेयर करने पड़ते हैं। ठीक है, और समटाइम्स उनकी फीसेस काफी ज्यादा बड़ी बड़ी अमाउंट में भी होती हैं। आगे आ जाता है जी ब्रांड नेम अपील। अच्छा, अब एक बना बनाया नेशनली नोन ब्रांड नेम जो कि ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड है, उसको उससे अगर उस
ब्रांड से आपको कोई प्रोडक्ट मिल रही होगी तो वो हाथों हाथ बिकती है, ठीक है। तो इंटरनेशनली नोन ब्रांड जो होगा वो उसका एक ज्यादा नाम होता है एज कम्पेयर टू एक अननोन ब्रांड के, ठीक है। तो कस्टमर जो होते हैं वो ट्रेडमार्क्स को रिकग्नाइज करते हैं। अगर यहाँ पे कोई नाइकी का कोई शूज वगैरह बिकना शुरू हो जाए या नाइकी का कोई आउटलेट ओपन हो जाएगी, जैसे कि आपको ये एम्पोरियम मॉल में नाइकी की आउटलेट है, तो वहां पर आप कुछ लोग जो नाइकी के ही प्रोडक्ट्स यूज करना पसंद करते हैं, उनकी स्पोर्ट्स शूज और उनकी प्रोडक्ट्स को यूज करते हैं, तो उनके लिए तो बड़ा फायदा हो जाएगा कि जी ब्रांड नेम उसका इतना अच्छा है। पहले लोगों को ऑनलाइन मंगवाना पड़ता था बाहर से, अब जब उसकी फ्रेंचाइज यहाँ पर ओपन हो जाएगी तो वो और ज्यादा उनके लिए फायदा होगा। तो इसका मतलब ये है कि ब्रांड नेम जो होते हैं ये एक्चुअली में ये भी बिकते हैं, ब्रांड भी बिकता है, ठीक है। तो कस्टमर जो है वो रिकॉग्नाइज करता है ट्रेड नेम्स को, सिंबल्स को, स्टैंडर्ड्स को, स्टोर डिजाइन को, प्रोडक्ट को, ठीक है। और जो एस्टेब्लिश्ड स्टोर्स होते हैं उनकी चीजों को कस्टमर्स जो है वो जानते हैं। फिर उस वजह से आपके लिए बड़ा फायदा हो जाता है, ठीक है, ऐसी फ्रेंचाइज को करना, ठीक है। जो न्यू एंटरप्रेन्योर्स होते हैं, नए नए एंटरप्रेन्योर्स होते हैं, उनके लिए बड़ा मुश्किल होता है ये बिजनेसेस को वेल एस्टैब्लिश करना। लेकिन जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग बिजनेस है और ऑलरेडी बने बनाए जो नाम है उनको फर्दर आगे चलाना कंपैरेटिवली आसान माना जाता है, ठीक है। आगे हमारे पास पॉइंट है जी स्टैंडर्डाइज्ड क्वालिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। अच्छा, अब फ्रेंचाइजी का ये काम होता है कि वो स्टैंडर्ड रखे, वो चीजों का, गुड्स का स्टैंडर्ड रखे, वो क्वालिटी को मैच करे, जो कि फ्रेंचाइजर ने क्वालिटी मिनिमम क्वालिटी स्टैंडर्ड्स बताए हुए हैं वो उनको मीट करे, ठीक है। उसने जब लाइसेंस लिया है, ठीक है, फ्रेंचाइजिंग का लाइसेंस लिया है फ्रेंचाइजी ने, तो उस लाइसेंस के अकॉर्डिंग जो मिनिमम रिक्वायरमेंट्स बताई गई हैं आपके प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज से रेलिवेंट, उनको वो मीट करे। वो सब स्टैंडर्ड प्रोडक्ट्स नहीं दे सकता, वो सब स्टैंडर्ड काम नहीं कर सकता। अगर कुछ ऐसा होगा तो डैमेजेस वगैरह जो होंगे वो फ्रेंचाइजी के साइड पे आएंगे, ठीक है। तो गुड रेपुटेशन जो होगी वो आपको बेहतरी की तरफ लेकर जाती है, वो आपके फ्रेंचाइज के लिए फायदामंद होती है। लेकिन अगर आपकी सब स्टैंडर्ड्स प्रोडक्ट होंगी, वो यूनिफॉर्म नहीं होंगी, लाइक अगर मैं नाइकी की ही यहाँ पर 2 नंबर और गंदे से शूज बनाकर बेचने शुरू कर दूं, लोकल मार्केट से उठाना शुरू कर दूं, तो वो उसका भी होगा। वैसे तो सियालकोट के जो शूज वगैरह हैं, इधर की जो फुटबॉल्स हैं जैसे कि, वो बहुत फेमस हैं, वर्ल्ड फेमस हैं वो। तो इसी तरह अगर किसी कोई इंटरनेशनल ब्रांड है तो उसका आपको इंटरनेशनली ही आपको सप्लायर भी ढूंढना पड़ेगा, ठीक है। और वो सप्लायर से आपका राब्ता फ्रेंचाइजर भी करवा सकता है, ठीक है। तो आपको क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को मीट करना बड़ा जरूरी है, आपके यूनिफॉर्म स्टैंडर्ड्स होने चाहिए। और इसके लिए जो आपका फ्रेंचाइजर है वो पीरियोडिक इंस्पेक्शंस भी कर सकता है और फैसिलिटीज को देख सकता है। अच्छा, अब अब्रॉड में बहुत होता है ये, वहां पर इंस्पेक्शंस बहुत होती हैं, ठीक है। वहां पर जैसे यहाँ पे डिफरेंट रेस्टोरेंट्स में जाकर इंस्पेक्शंस होती हैं, डिफरेंट बिजनेसेस में जाकर इंस्पेक्शंस होती हैं, ऑडिट्स होते हैं, इसी तरह बाहर बहुत ज्यादा इस चीज की प्रैक्टिस है और बहुत स्ट्रिक्टली इन कामों को किया जाता है, ठीक है। तो फ्रेंचाइजीज को भी इस चीज को देखने की जरूरत पड़ती है, ठीक है। आगे आ जाते हैं नेशनल एडवर्टाइजिंग प्रोग्राम। तो जी लोकल एडवर्टाइजमेंट भी करनी पड़ती है फ्रेंचाइजीज को, ठीक है। आपने जब एक दफा लाइसेंस ले लिया है और आप अपने नाम से प्रोडक्ट्स वगैरह जो है वो सेल कर रहे हैं, तो उसके लिए आपको एडवर्टाइज करना पड़ता है। अगर कोई आपके रीजनल और नेशनल एडवर्टाइजिंग प्रोग्राम्स हैं तो वो आपके लिए बहुत फायदेमंद होते हैं, ठीक है। वो आपकी प्रोडक्ट को और ज्यादा बूस्ट करते हैं। और कोई एक मिनिमम अमाउंट होती है जो आपको लाजमी एडवर्टाइजमेंट पे खर्च करनी पड़ती है। यूजुअली 41% इन्वेस्टमेंट जो है वो लोकल एडवर्टाइजमेंट पे खर्च हो जाती है,
ये आपको मैं इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स बता रही हूँ। बाकी लोकल अगर कोई बिजनेस है तो उसको वो वेरी करते हैं, ठीक है, उसके स्टैंडर्ड टू स्टैंडर्ड चीजें वेरी करती हैं। ठीक हो गया, आगे आ जाते हैं जी। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है फाइनेंशियल असिस्टेंस। अच्छा, अब यूजुअली फ्रेंचाइजिंग का मकसद ही ये होता है कि फ्रेंचाइजी जो है वो पैसे खर्च करके फ्रेंचाइजर से सर्विसेज और उनका प्रोडक्ट नेम वगैरह बाय कर रहा होता है। लेकिन एट टाइम्स फ्रेंचाइजी जो है वो फाइनेंशियल असिस्टेंस के लिए फ्रेंचाइजर से भी मदद और हेल्प ले सकता है। कुछ बिजनेसेस में ये चीज अलाउ है, ठीक है। यूजुअली तो वो फ्रेंचाइजी ही कर रहा होता है, लेकिन कुछ केसेस में एडिशनल जो आपके फाइनेंसेस होते हैं वो फ्रेंचाइजर पे करता है। सम स्मॉल फ्रेंचाइज सिस्टम जो हैं वो डायरेक्ट फाइनेंसिंग भी करते हैं, डायरेक्ट असिस्टेंस भी करते हैं, जो कि अगर तो लार्जर लार्जर है, कोई काम करना चाह रहे हैं आप, तो उसकी बजाय कोई छोटा, अगर छोटी आप आउटलेट ओपन करना चाह रहे हैं, छोटी फ्रेंचाइज खोलना चाह रहे हैं, तो आप फ्रेंचाइजर से तब भी हेल्प ले सकते हैं बाय पेइंग इनिशियल फीसेस वगैरह, ठीक है, जो भी उसके चार्जेस होंगे, जो इंटरेस्ट वगैरह होगा उसकी पेमेंट करने के बाद, ठीक है। कुछ फ्रेंचाइजर्स जो हैं वो इक्विपमेंट, इन्वेंट्री और वगैरह खरीदने के लिए भी पेमेंट कर देते होते हैं, ठीक है। आप उनसे शॉर्ट टर्म क्रेडिट या लीज वगैरह पे भी लोन ले सकते हैं, ठीक है। डायरेक्ट लोन्स भी होते हैं और शॉर्ट टर्म क्रेडिट भी होते हैं और लीज वगैरह भी हो जाती है इसमें, ठीक है। आगे आ जाते हैं जी। अच्छा, इसमें अब ये भी होता है कि फ्रेंचाइजर्स के बड़े अच्छे रिलेशंस होते हैं बैंक्स वगैरह से, क्योंकि वो ऑलरेडी स्टैब्लिश्ड नहीं है, तो वो जब आपकी रिकमेंडेशन आगे करता है तो आपको बेहतर प्रोडक्ट और मतलब बेहतर आपके पास फाइनेंशियल असिस्टेंस उस सूरत में भी आ जाती है, ठीक है। तो दूसरे काफी सारे फंड्स के सोर्सेज जो है वो आपको फ्रेंचाइजर प्रोवाइड कर सकता है। अच्छा, इसमें इंटरनेशनली जो है वो स्मॉल बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन है, वो एक प्रोग्राम है जो कि फ्रेंचाइज रजिस्ट्री प्रोग्राम है, और ये फ्रेंचाइजिंग की सूरत में फ्रेंचाइजी को लोन वगैरह प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। फ्रेंचाइज रजिस्ट्री स्ट्रीमलाइंस एंड expedites the loan applications process for franchisees who pass the screening tests at franchise that the members of the registry। अच्छा, ये एक सिस्टम है हमारे पास फ्रेंचाइज रजिस्ट्री का, जो कि आपको फाइनेंशियल असिस्टेंस जो है वो फ्रेंचाइजी को प्रोवाइड करता है, ठीक है। आगे हम अगले पॉइंट पे आ जाते हैं। यानी बेसिकली इस पॉइंट का ये मतलब है कि फ्रेंचाइजर सम टाइम आपको फाइनेंशियल असिस्टेंस देता है, या वो आपका लिंक करवा देता है बैंक्स वगैरह में या ऐसे लोन्स कंपनी की तरफ जो आपको शॉर्ट टर्म लोन दे सकती हैं टू स्टैब्लिश योर बिजनेस फर्स्टली, टू स्टार्ट योर बिजनेस फर्स्टली, और खुद भी समटाइम्स वो आपको फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड कर देते हैं। इसके बाद हमारे पास आ जाता है जी। अच्छा क्लास, मेरे से कल आपकी अटेंडेंस आई गेस मिस हो गई थी, तो आज आप क्लास के बाद अपना मेंशन कर दीजिएगा कि जो बच्चे कल भी प्रेजेंट थे, ठीक है। बाकी मुझे पता है ये ऑलमोस्ट यही स्टूडेंट्स जो हैं जो आज हैं, ये ऑलमोस्ट यही बच्चे क्लास ले रहे होते हैं, ठीक है। तो एक सेकंड जरा अटेंडेंस भी ले लूं। हमारे पास वैसे अभी 10-15। मैम कौन से 3 बच्चे? सॉरी मैम कल मैं नहीं था क्लास जैद नहीं थे कल क्लास में। मैम कौन से 3 बच्चे? यस मैम, सॉरी, कल मैं नहीं था क्लास में, कल मुझसे मिस हो गई थी। अच्छा अटेंडेंस की मैं बात कर रही हूँ कि कल मैंने शायद किसी को कहा था कि अटेंडेंस का स्क्रीनशॉट लेके मेरे पास शेयर कर दे, लेकिन किसी ने भी नहीं, किसी मोहतरम ने शेयर करने दोबारा नहीं किया था। मैम ग्रुप में किया है, ग्रुप में किया था मैम बच्चों ने। ग्रुप में किया था आपने? आज ही उमर भाई ने अटेंडेंस का स्क्रीनशॉट लेके खुद चले गए हैं, तो बाकी बच्चों की अटेंडेंस नहीं लगी, जो तब है थे उनकी लगी है सिर्फ। अच्छा अच्छा अच्छा, चले फिर अभी पकीजा लेट आई है, उसकी भी नहीं अंदर आई।
वो आया स्क्रीनशॉट लिया चला गया। अच्छा चले, मुझे अब बता दीजिएगा मेंशन करके, बेशक ग्रुप में ही मेंशन कर दीजिएगा कि कल कौन कौन से स्टूडेंट्स जो थे वो प्रेजेंट थे। उमर तो अभी है नहीं हमारे साथ, चले हम देख लेंगे कि मैम ग्रुप के अंदर ना स्क्रीनशॉट सेंड किया हुआ है पाकिज़ा ने, सारी अटेंडेंस कल जो बच्चे थे ना ग्रुप में उसकी पिक्चर है। अच्छा चले मैं दोबारा, मैम आपको पिक्चर मुझे लगता है फिर मैंने वो शायद अटेंडेंस डाउनलोड नहीं किया, मुझसे वो डिलीट हो गई होगी, इस वजह से मुझे पता नहीं चल रहा था, ऑल्दो मैं देख रही थी, मैं चेक कर रही थी। चले कोई मसला नहीं। नहीं मैम ये पाकिज़ा आपको दोबारा सेंड कर देगी। जी जी थैंक यू सो मच, आप दोबारा सेंड कर दीजिएगा। मैम मैंने कर दिया है। चलें, सो स्वीट ऑफ यू, थैंक यू सो मच। आगे आ जाते हैं, हमारा थोड़ा सा टाइम रह गया, सिर्फ 10 मिनट 10-15 मिनट है हमारे पास, 10 मिनट ही है बल्कि, ठीक है, उसके बाद हमारा लेक्चर इंशाल्लाह खत्म हो जाएगा। सेंट्रलाइज्ड बाइंग पावर, अच्छा इसमें अब बाइंग पावर को सेंट्रलाइज करना बहुत अच्छा कि हम शायद एक पॉइंट छोड़ गए, प्रूवन प्रोडक्ट्स एंड बिजनेस फॉर्मेट्स। अच्छा हमें प्रूवन प्रोडक्ट्स ही यूज करनी पड़ती हैं फ्रेंचाइजिंग की सूरत में, हम अपने मर्जी से प्रोडक्ट्स जो है वो ऑपरेशंस और प्रोडक्ट्स जो है वो उनको कर नहीं कर सकते, ठीक है। और अच्छा फ्रेंचाइजी को उतनी स्ट्रगल नहीं करनी पड़ती प्रोडक्ट्स वगैरह के लिए जितनी एक नए बिजनेस करने वाले को करनी पड़ती है। तो बिजनेस फॉर्मेट्स आपके पास ऑलरेडी प्रोवाइडेड होते हैं, ठीक है, तो उसको आप उसको देखते हुए आपके पास फ्रेंचाइजिंग का बिजनेस एक अच्छी ऑप्शन होती है चूज करना, ठीक है। तो इसके बाद आ जाते हैं हम अगले पॉइंट पे, सेंट्रलाइज्ड बाइंग पावर, ठीक है। अच्छा अब फ्रेंचाइजर आपको मेंशन कर देगा कि फला सप्लायर से आपने प्रोडक्ट अपनी खरीदनी है और इन सप्लायर्स के साथ आपने कॉन्ट्रैक्ट करना है, ठीक है। अब इसमें आप एक फायदा तो ये है कि आपको खपना नहीं पड़ता, एक्स्ट्रा फिटीग नहीं लेनी पड़ती कि आपको इधर उधर नहीं जाना पड़ता, और दे विल बी आप प्रोवाइडेड सप्लायर जिससे आप जो है वो अपनी प्रोडक्ट्स को परचेज कर सकते हैं, और बिजनेस फॉर्मेट्स भी आप एज इट इज यूज कर सकते हैं जो आपके साथ फ्रेंचाइजर ने शेयर किए हुए हैं, ठीक है। और बाइंग पावर भी आपकी फिर सेंट्रलाइज हो जाती है। अब यहाँ पर हम एक ये एग्जांपल ले सकते हैं कि अगर एक कोई लोकल ब्रांड है उसके कंपैरिजन में अगर मैं बास्किन रॉबिन की आउटलेट फ्रेंचाइज ओपन करूं तो मुझे बास्किन रॉबिन वाली आउटलेट में वो एक बहुत बड़ा ब्रांड नेम है और उसने जो रेसिपी यूज करनी है, जो उसने प्रोडक्ट यूज करनी है, जो वो कस्टमर एक्सपीरियंस देता है, वो हो सकता है कि वो, बल्कि वो हो क्या सकता है, वो डेफिनेटली एक लोकल आपको आइसक्रीम पार्लर से वैसी प्रोडक्ट नहीं मिल सकती, ठीक है। तो ऐसी सूरत में आपको इंडिपेंडेंट होकर काम नहीं करना पड़ता, आपको सेंट्रलाइज होना पड़ता है विद आपके फ्रेंचाइजर, ठीक है। ग्रेटर चेंज ऑफ सक्सेस, तो जी बिल्कुल ये एक बहुत सिंपल सी बात है कि आपके चांसेस ऑफ सक्सेस जो है वो बढ़ जाते हैं, ठीक है। और इसमें आप ये भी लिख सकते हैं कि साइट सिलेक्शन और प्रोटेक्शन, इसमें बल्कि मैंने वो लिखना भूल गई हूँ, इसमें एक और पॉइंट ऐड कर लें, साइट सिलेक्शन एंड प्रोटेक्शन। जब कंपैरिजन कर रहे थे साइट मैम SC, अच्छा सॉरी वो मैं कर लेती हूँ, अच्छा जी साइट, हमारा साइट, ठीक है। तो उस सूरत में साइट के सिलेक्शन में भी ये हेल्प करता है आपका जी फ्रेंचाइजर, और प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करता है आपको टेरिटोरियल, ठीक है। और ये आपका साइट और लोकेशन जो होती है इट्स वेरी क्रिटिकल फॉर योर सक्सेस। आपको देखना पड़ता है कि आप किस जगह पर, किस लोकेशन में, प्राइम लोकेशन है या कौन सी लोकेशन है। तो ये एक फैक्टर है आप किसी भी फ्रेंचाइज के सक्सेस के लिए। एक्सपर्ट्स जो है वो कहते हैं कि जी 3 की पॉइंट्स हैं जो कि सक्सेस के लिए जरूरी हैं, और वो क्या है, वो लोकेशन है और लोकेशन है, यानी वो तीनों पॉइंट्स हैं। लोकेशन आपकी प्राइम लोकेशन होनी चाहिए, उस सूरत में भी आपकी जो है वो प्रोडक्ट की फील और आपकी फ्रेंचाइज जो है वो ज्यादा बढ़ सकती है और फल फूल सकती है, ठीक है। लोकेशन एनालिसिस के लिए भी फ्रेंचाइजर आपको
जो है वो लोकेशन एनालिसिस आपका करता है और उसकी वो फीसेस वगैरह चार्ज करता है। और आपके लिए ये मतलब आपके पास एक रेट, आपने पेमेंट करनी है, आपकी छोटी से छोटी सर्विस जो होगी वो आपको फ्रेंचाइजर प्रोवाइड करेगा। इसमें आपको खुद की एक्सपर्टीज या खुद का सारा हाथ पांव चलाने से बेहतर है कि आप एक पका पकाया बिजनेस ले लें, ऑलरेडी स्टैब्लिश्ड बिजनेस ले लें। इसमें आपकी चांसेस ऑफ सक्सेस भी बढ़ जाएंगे और आपका बिजनेस भी जो है वो बेहतर हो जाएगा। ठीक है, प्रायर एक्सपीरियंस आपको आइदर है या नहीं है, लेकिन आपको फ्रेंचाइजर जो है वो आपको ऑन साइट आपको ट्रेनिंग्स भी देगा। और फ्रेंचाइजिंग को वैसे भी लेस रिस्की माना जाता है एज कंपेयर टू ओन बिजनेस के। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट्स हैं इसके, इनको आप मजीद भी सर्च कर सकते हैं फर्दर इसकी बेहतर अंडरस्टैंडिंग के लिए, ताकि आप इसमें कुछ ज्यादा चीजें भी लिख सकें। ठीक है, और जितना मैंने आपको एक्सप्लेन किया आप वो भी मेंशन कर सकते हैं। आगे आ जाते हैं हम, ड्रॉबैक्स भी हैं इसके कुछ। अच्छा क्लास, ये तो बहुत ही लंबा लंबा सा है, तो मुझे तो था कि हम आज ही इसको कंप्लीट कर लें, लेकिन ये मुश्किल है कंप्लीट करना आज के आज में ही। तो हो सकता है कि फिर हमें ये नेक्स्ट लेक्चर में भी थोड़ा सा इंक्लूड करना पड़े। ठीक है, इसके ड्रॉबैक्स जो हैं वो मैं चाहूंगी कि आप उसको खुद, बल्कि कैसे आप पढ़ेंगे, आपको मैं ही थोड़ा सा बता देती हूँ छोटा छोटा करके, फिर हम इस लेक्चर को वाइंड अप करते हैं। ठीक है, फ्रेंचाइज जो है उसको एक हैवी मोटी रकम पे करनी पड़ती है। ठीक है, फ्रेंचाइजी को बिजनेस खरीदने के लिए। ठीक है, और वो समटाइम्स इतनी ज्यादा एक्सपेंसिव भी हो जाती है कि वो आपके प्रॉफिट के अकॉर्डिंग आ जाती है। ठीक है, तो ये एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है फ्रेंचाइज खरीदने का। और कुछ समटाइम्स आपको वन टाइम वंस इन योर लाइफ वो आपको फी पे करनी पड़ती है, और समटाइम आपको ऑन गोइंग साथ साथ बिजनेस के आपको जो है वो 5 इयर्स के बाद भी आपको फीसिस पे करनी पड़ती हैं। ठीक है, तो ये एक बहुत बड़ा इसका जो है वो डायलेमा है। ठीक है, आपने जो प्रोडक्ट्स और सर्विसेज आप फ्रेंचाइजर के नेम के ऊपर जो आप सेल कर रहे हैं, ठीक है, उसकी कोई एक इनिशियल कैपिटल रिक्वायरमेंट भी तो होगी ना, कि इनिशियली आपके पास इतना इतना जो है वो एम्पल कैपिटल हो, उस कैपिटल को आप काम में लाते हुए तभी आप बिजनेस कर सकते हैं। ठीक है, तो ऐसी सूरत में ये एक बहुत बड़ी इसकी जो है वो ड्रॉबैक है इसका। ठीक है, स्टार्टअप कॉस्ट भी यूजुअली काफी ज्यादा हो सकती है। अब ये हर कंट्री टू कंट्री जो है वो वेरी करती हैं। ठीक है, और कुछ फ्रेंचाइजीज जो हैं वो अपफ्रंट फ्रेंचाइजी फीस उनको पे करनी पड़ती है। खाली ब्रांड नेम खरीदने के लिए भी समटाइम्स आपको फी पे करनी पड़ती है, और समटाइम्स आपको होली एंड सोली जो आप बिजनेस करते हैं उसके लिए भी आपको फी पे करनी पड़ती है। और रेवेन्यू शेयरिंग का भी एक इसमें एस्पेक्ट हो सकता है कि जो आप रेवेन्यू जनरेट करेंगे उसमें से शेयरिंग भी हो सकती है इसमें। तो ये इसमें काफी सारी चीजें शामिल हैं। ठीक है, इसमें लोकेशन एनालिसिस होगा, उसकी भी फीस होगी। साइट परचेज करेंगे वो भी होगा, उसका एनालिसिस भी होगा, जब वो भी उसकी भी फीस होगी। सारी प्रेपरेशन के लिए फीस होगी, स्टार्टअप कॉस्ट भी होगी, कंस्ट्रक्शन की कॉस्ट भी होगी, फिक्सचर्स की कॉस्ट भी होगी, फर्नीचर वगैरह इक्विपमेंट जो यूज कर रहे हैं, मैनेजमेंट असिस्टेंस आप अगर ले रहे हैं कोई फ्रेंचाइजर से तो वो भी आप बीच में इंक्लूडेड होगी। ट्रेनिंग्स जब वो कोई प्रोवाइड करेगा उसकी फीस भी होगी, यानी एक एक छोटी छोटी चीज की फीस होगी। तो ये एक बड़ा इसका ड्रॉबैक है। ठीक है, फ्रेंचाइजिंग का। अनप्रिपेयर्ड अगर फ्रेंचाइजीज हैं वो जब डिस्कवर करते हैं कि जी रॉयल्टीज और फीस तो जो आपका नॉर्मल प्रॉफिट मार्जिन है उसके अकॉर्डिंग ही है, तो उनके लिए फिर ये जरा डिफिकल्ट हो जाता है कि वो फ्रेंचाइजी को वो कहते हैं कि फिर जी हम ना ही इसको परसू करें, इससे बेहतर है हम अपना इंडिपेंडेंट बिजनेस कर लें। तो ये एक इसमें थोड़ी सी जो है वो इसका डायलेमा है, इसका ड्रॉबैक है। इसके बाद आ जाता है जी स्ट्रिक्ट एडहेरेंस एंड स्टैंडर्डाइज्ड ऑपरेशंस। अब हमने इसको जो इसके बेनिफिट्स थे उसमें भी पढ़ा कि बहुत स्ट्रिक्ट एडहेरेंस होती है। आपको प्रोडक्ट इमेज को
आपको सेफगार्ड करना पड़ता है फ्रेंचाइजर को। उसके लिए वो आपके पास इंस्पेक्शन टीम्स भेजेगा, वो आपको स्ट्रिक्टली एडहेयर करेगा, कोई आप ऊपर नीचे स्टैंडर्डाइज क्वालिटी से जो है वो सब स्टैंडर्ड अगर आप कुछ प्रोवाइड कर रहे होंगे तो वो हो सकता है आपका फ्रेंचाइजिंग का लाइसेंस भी कैंसिल कर दे और वो आपके ऊपर या कोई पेनल्टीज डाल दे। ठीक है, तो इससे इस तरह की सिचुएशन भी पैदा हो सकती है। और हो सकता है वो आपके पास अपने मिस्ट्री शॉपर्स भेजे। मिस्ट्री शॉपर्स वो लोग होते हैं जो कि कर तो एनालिसिस रहे होते हैं, वो आपको चेक कर रहे होते हैं, लेकिन वो होते ऐसे ही हैं जैसे नॉर्मल कस्टमर्स होते हैं। तो उन्होंने आपसे आप सिर्फ एक्सपीरियंस लेने के लिए कि आप किस तरह के प्रोडक्ट और सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो, वो आपके पास विजिट्स करते हैं। और अगर वो विजिट्स उनके आप स्टैंडर्ड्स को मीट कर रहे हैं तो तब तो वो एक उनके पास जो चेकलिस्ट होती है उस पर आपका गुड 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 ओके ओके टिक टिक हो जाता है। और अगर वो आपका स्टैंडर्ड्स होते हैं वो मिनिमम स्टैंडर्ड्स उनको आप मीट नहीं कर रहे होते तो वो आपकी जाकर कंप्लेन भी कर सकता है, शिकायत भी कर सकता है कि भैया ये आपका काम जो है वो ठीक नहीं है, तो इसको देखो, इसको जो है वो हो सकता है वो आपको नोटिस भेज दे। ठीक है, तो ये सिचुएशन भी इसमें शामिल हो सकती है। ठीक है, आगे आ जाते हैं रिस्ट्रिक्शंस ऑन परचेजिंग। अच्छा, अब आपको आइटम्स जो हैं स्पेशल ही यूज करनी पड़ेंगी, स्पेशल इक्विपमेंट यूज करना पड़ेगा आपको। इवन प्रोडक्ट्स और जो भी चीजें आप यूज कर रहे हैं वो आपको स्पेशली यूज करनी पड़ती हैं। तो आपकी परचेजिंग पे भी रिस्ट्रिक्शन आ जाती है कि भैया यही कलर यूज होगा, यही प्रोडक्ट लाइन होगी, यही आपने सारी चीजें यूज करनी है और इसी से रेलिवेंट आपने इसी दायरे के अंदर आपने घूमना है। ठीक है, इसके बाहर आप नहीं जा सकते। तो ये एक उसका बहुत बड़ा जो है वो ड्रॉबैक है फ्रेंचाइजिंग का। ठीक है, आप इंडिपेंडेंटली काम नहीं कर सकते इसमें। आगे आ जाते हैं जी कॉन्ट्रैक्ट टर्म्स एंड रिन्यूअल। कॉन्ट्रैक्ट टर्म्स को भी जो है वो रिन्यू करता रहता है। ठीक है, ज्यादा जो कॉन्ट्रैक्ट फेवर में होते हैं वो फ्रेंचाइजर के फेवर में होते हैं। ठीक है, तो फ्रेंचाइजी को यहाँ पे बड़ा थोड़ा सा आंखें खोल के काम करना पड़ता है। ठीक है, और समटाइम्स ऐसे अनसेटिस्फैक्ट्री ट्रेनिंग प्रोग्राम्स होते हैं और सिर्फ वो फीस चार्ज कर रहे होते हैं और ट्रेनिंग की प्रोवाइड नहीं करते। तो ऐसी सूरत में भी जो है वो ये एक ड्रॉबैक है। और इसके बाद मार्केट अगर सैचुरेट कर जाती है, मार्केट में अगर सैचुरेशन हो गई है, मार्केट डाउनवर्ड चली गई है, तो उस सूरत में भी जो होता है, जैसे अभी लॉकडाउन की वजह से बहुत से ब्रांड्स को नुकसान हुआ होगा। ठीक है, क्योंकि डाइन इन तो प्रोवाइडेड नहीं था, लेकिन टेक अवे प्रोवाइड हो गया, तो उससे थोड़ा बहुत बिजनेस चलना शुरू हो गया था, लेकिन उतना ज्यादा बिजनेस जो थे वो नहीं चल रहे थे। तो ऐसी सूरत में भी फ्रेंचाइजर जो थे वो तो फीसिस चार्ज कर रहे थे ना। तो ऐसी अगर सिचुएशन होगी तो उस सूरत में भी फ्रेंचाइजिंग जो है वो एक उसका भी ये नुकसान होगा। ठीक है, क्योंकि आपको फीसिस तो उसी तरह पे करनी पड़ रही हैं। और तो मार्केट जो है वो सैचुरेट कर गई है, मार्केट में एक जो है वो क्राइसिस आया हुआ है। ठीक है, इसमें फ्रीडम भी कम होगी, इसमें आपके पास इतनी फ्रीडम नहीं होगी कि आप जी खुल के सारे काम कर सकें और सारी चीजें रूल्स रेगुलेशंस ईच एंड एवरीथिंग विल बी फॉलोइंग प्रोवाइडेड बाय द फ्रेंचाइजर। ठीक है, तो ये अभी हम ड्रॉबैक्स और इसकी यही चीजें डिस्कस कर लेते हैं और अब हम अपने इस लेक्चर को यहाँ पे वाइंड अप करते हैं। मेरा ख्याल है 40 मिनट से ऊपर ही हो गया होगा या 40 मिनट्स हो गए होंगे। ठीक है, इसके बाद हम थोड़े से लॉज पढ़ने हैं इसके, और लॉज मैंने भी इतने नहीं लिखे हुए थे तो मेरे पास काफी ज्यादा, लेकिन मैंने वो भी आपको ओरली ही बताने थे। अच्छा, आप इस लेक्चर को जो मैंने इसमें चूंकि इतना लिखा हुआ नहीं था तो इन पॉइंट्स को आप बेशक खुद भी सर्च कर लें। और इसके बाद ये 2-3 स्लाइड्स ही हैं, तो इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में भी देख लेंगे और एक हम नया टॉपिक भी प्रिपेयर कर लेंगे। ठीक है, अब तो मेरा ख्याल है आपको छुट्टियां होने लगी हैं और अब मुझे खुद भी नहीं पता कि क्लासेस अब कब होंगी और किस तरह से सारा सिस्टम चलेगा, तो उसको भी हम अब साथ साइड बाय साइड देख लेंगे। और बच्चों जिन लोगों ने अभी मैम 10 तारीख तक के लिए क्लासेस बंद है। अच्छा जी, 10 तारीख तक के लिए क्लासेस बंद हैं। जी जी। उसके बाद ये सोचेंगे इन्होंने क्या करना है। ठीक हो गया, यानी कि हमारे 2 लेक्चर जो होंगे वो इसमें मिस हो जाएंगे। ठीक है, चले फिर वो मैनेजमेंट जिस तरह से हमें गाइड करेगी उसके अकॉर्डिंग हम कर लेंगे। आपके पास अब काफी टाइम है,
हमने जो टॉपिक्स पढ़े हुए हैं इनको आप साइड बाय साइड पढ़ लीजिएगा, और मैं आपको ये भी सजेस्ट करूंगी कि आप ये बाकी के जो, क्योंकि अभी शायद फिर नेक्स्ट लेक्चर नहीं होगा, तो आप ये लॉज को और ये बाकी के भी जो हैं चीजें इनको खुद से स्टडी कर लीजिएगा। इनसे रेलिवेंट मटेरियल मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी, बुक से भी स्क्रीनशॉट्स Okay. आपके साथ शेयर कर दूंगी, और आप इनको खुद से भी सर्च कर लीजिएगा। इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट, चीजें आपको सिर्फ स्टडी करनी है और आपको थोड़ी थोड़ी मेमोराइज करनी है, ठीक है। तो ये आसान है सब्जेक्ट, और रियल वर्ल्ड की बातें हैं, तो ये इतना मुश्किल नहीं होगा, ठीक है। क्लास अपना ख्याल रखिएगा, अपनी छुट्टियों को एंजॉय करें और अपनी सेफ्टी का बहुत ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह मैम, और मास्क पहन के रखें। जी 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 बिल्कुल, और बाहर निकलने से जरा घरों में? बाहर निकलने से परहेज घरों में भी। रखिएगा, निकलते हुए अपना जो है वो ख्याल रखिएगा। किचन इंशाल्लाह में हम जाने से भी परहेज करें। हम अब नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, ठीक है। और मेन वाइल इंशाल्लाह। मैं देखूंगी कि कोई आपकी असाइनमेंट बन सकती है, वैसे तो यही काम अगर आप कर लें तो विल बी फेयर एंड इनफ, ठीक है। मैं आपको फिर कोई असाइनमेंट नहीं दूंगी, लेकिन आपको ये सारा काम जो है वो इसको कीजिएगा प्लीज, ठीक है। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।